गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज मंडे है। आज के सेशन में हम 16 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है आज के सेशन में। क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप पीडीएफ को ले लीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में अपने नाम की है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। आपको पता है साउथ अफ्रीका आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में 3 बार फाइनल में पहुंचा है। सबसे पहली बार 1998 में यह चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी साउथ अफ्रीका ने। उसके बाद 2024 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर वो वर्ल्ड कप जीत लिया था। और अब 2025 में फाइनल खेला है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका ने, और यहां पर ये रहा विनर। मतलब 3 बार फाइनल में पहुंचा और 2 ट्रॉफी अपने नाम की है साउथ अफ्रीका ने। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये पहला खिताब है साउथ अफ्रीका का। फाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह चैंपियनशिप जीत ली। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द मैच एडन मार्कराम रहे हैं। मैन ऑफ द मैच साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ओके, आपको पता है ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है ना, ये लगातार आयोजित होती है। जैसे हम 2025 की जब टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो ये 2023 में शुरू हुई थी और अब 15 जून 2025 में ये खत्म हुई है। मतलब जैसे ही चैंपियनशिप खत्म होती है ना, आगे के टेस्ट फिर शुरू होते हैं अलग अलग टीमों के मध्य में, और फिर एक अंक टेबल टाइप बनती है और फिर उसके आधार पर 2 टीमें खेलती है फाइनल। तो अगला फाइनल फिर आगे खेला जाएगा 2027 में। वो होगा 2025 से लेकर 2027 तक का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये जो है ये 2023 से 2025 की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। तो आई होप आप यहां पर समझ पाए होंगे। इस बार ये तीसरा एडिशन है इस टेस्ट चैंपियनशिप का। हर 2 साल में आयोजित होती है। अभी 2025 में हो गई, अब अगला फाइनल खेला जाएगा 2027 में। आईसीसी इसका आयोजन करवाता है। पहली बार शुरुआत की गई थी 2019 में और 9 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 9 टीमों ने इस बार पार्टिसिपेट किया। विनर की प्राइज मनी है 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जो रनर अप होता है उसे 2.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी दी जाती है। अब 3 एडिशन में से पहला एडिशन जो था उसका फाइनल 2021 में खेला गया। विनर रही थी न्यूजीलैंड और वहां पर रनर अप रही थी इंडिया। सेकेंड एडिशन 2023 में फाइनल खेला गया। ऑस्ट्रेलिया विनर रही और रनर अप रही थी फिर से इंडिया। और थर्ड एडिशन अब 2025 में खेला गया। साउथ अफ्रीका विनर और रनर अप हो गई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का ये आईसीसी ट्रॉफी का दूसरा खिताब है ऑल ओवर अगर हम देखें तो। असम के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अब आप बोलोगे सर 2025 में 2023 का अवार्ड। अब इस अवार्ड की विशेषता है कि यह 3 साल में एक बार दिया जाता है। 2025 में दिया गया, लेकिन दिया गया 2023 के लिए। असम का सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड। दिया गया सोनल मानसिंह को। आंसर ए हो जाएगा। यह है सोनल मानसिंह और यह है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं वर्तमान में। अवार्ड गुवाहाटी में गवर्नर लक्ष्मी प्रसाद आचार्य के द्वारा दिया गया। सीएम भी मौजूद थे और असम के गवर्नर के द्वारा यह दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा यह अवार्ड दिया गया असम के गुवाहाटी में। अच्छा, अवार्ड क्यों दिया गया? सोनल मानसिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनका अवार्ड क्यों दिया गया? तो इन्हें यह जो अवार्ड है ओडिशी और भरतनाट्यम में इनके योगदान के लिए दिया गया है। वैसे आपको पहले पुरस्कार के बारे में समझना चाहिए कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है।
अगर हम श्रीमंत शंकर देव अवार्ड की बात करते हैं तो 15वीं-16वीं सदी के एक बहुत ही महान संत हुए हैं, संत श्रीमंत शंकर देव। भक्ति मूवमेंट को असम और पूर्वोत्तर भारत में इन्होंने काफी फैलाया था। तो इन्हीं के नाम पर असम सरकार हर 3 साल में यह अवार्ड देती है। इसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस ऐसे क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अभी किसको दिया गया अवार्ड? सोनल मानसिंह। यह आती महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ओडिशी और भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस डांसर है। आपको पता है सोनल मानसिंह को 1992 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और उसके बाद 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है सोनल मानसिंह। और अब इनको दिया गया असम सरकार का एक सर्वोच्च सम्मानों में से एक श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 3 साल में एक बार दिया जाता है। कृषि मंत्रालय के द्वारा आयोजित एग्री स्टेक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भारत में एग्री स्टेक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है दिल्ली में। आंसर सी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझो। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो आयोजन किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय ने। दिल्ली में यह 13 जून को आयोजित हुआ। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंस से उद्देश्य की एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं इंडिया में, उनके नाम डेटा में ऐड किए जाए, जितने भी फार्मर्स हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी पॉलिसीज हैं, उनका लाभ सभी फार्मर्स को दिया जा सके, उन तक पहुंचाया जा सके। तो ये एक इनिशिएटिव है, एग्री स्टेक इनिशिएटिव। इसी पर डिस्कस करने के लिए एग्री स्टेक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर साल किया जाता है। अभी 13 जून को इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। क्या अनाउंस किया गया कॉन्फ्रेंस में? तो कॉन्फ्रेंस में स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 6000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। 6000 करोड़ रुपए के फंड में से 4000 करोड़ रुपए का जो यूज है वो राज्य करेंगे नए फार्मर्स के रजिस्ट्रेशन में, ताकि उनको लिस्ट में ऐड किया जा सके। 2000 करोड़ डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए दिया जाएगा। ड्रोन, सैटेलाइट के माध्यम से क्रॉप्स का सर्वे किया जा सकेगा, ताकि जो किसान है उनको अगर मुआवजा देना है तो दे पाए, उन तक कोई स्कीम भेजना है तो भेज पाए। तो और फसल की गुणवत्ता क्या है इनके बारे में बता सके, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है इसके बारे में बता सके। तो 2000 करोड़ रुपए इस काम में खर्च किए जाएंगे। ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस है या जो इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत यह इनिशिएटिव शुरू किया गया था। अब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटलाइज करना, उसमें टेक्नोलॉजी का विकास करना, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक डिजिटल मिशन है। इसकी शुरुआत 2021 में ही की गई थी और 2021 से 2025 तक के लिए यह लाया गया था। 3 कंपोनेंट सेट किए गए थे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के। पहला तो एग्री स्टेक, सारे फार्मर की एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट में ऐड करो, ताकि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा सके, जो किसान हैं, फार्मर हैं, उनको। एक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषकों को सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट का यूज करके उनकी जमीन की क्या स्थिति है, उनकी फसल की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताया जा सके, ताकि वो डिसीजन ले सके अपनी एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, किसानों को अपन उनकी मिट्टी के बारे में अवगत कराना कि उनकी मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उपजाई जा सकती है, इन सब के बारे में बताना। यही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2021 में उसको शुरू किया गया और उसी के तहत एग्री स्टेक इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई। तो एग्री स्टेक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? क्वेश्चन हमारा ये था। आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए 100 आवर स्पेशल जो हमारा जीएस का कोर्स है,
स्पेशली एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए ये अभी आपको काफी नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप अभी के लिए इसे अवेल कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। आपको पता होना चाहिए जीएस के जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट है, वो बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा जीएस 100 आवर में आपका यहां पर खत्म हो जाएगा। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए स्पेशली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है और हेल्पलाइन नंबर भी आपके पास है। कोई भी हड़ल आता है तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। अवेल कर लीजिए इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पर भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ डेली करंट अफेयर की एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, वहां से आप उसे ले लीजिए। तब तक हम आते हैं हमारे अगले करंट अफेयर पर। दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, अब ई स्पोर्ट्स क्या होता है? कभी वीडियो गेम खेला है? पबजी खेला होगा, है ना, स्मैकडाउन खेला होगा अगर थोड़े पीछे जाएं तो ये क्या है? ये ई स्पोर्ट्स हैं सारे के सारे, है ना। लूडो जो हम खेलते हैं वो भी क्या है? ई स्पोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से इसका एक पर्टिकुलर वर्ल्ड कप होता है, 2024 में पहली बार आयोजित हुआ था। अब 2025 में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फुटबॉल प्लेयर हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सही है। तो इन्हें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया। ई स्पोर्ट्स का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूं क्या होता है। एक वार्षिक ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, दूसरा एडिशन इस बार आयोजित किया जाएगा। लास्ट ईयर पहला एडिशन 2024 में जुलाई से अगस्त मंथ में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था, और इस बार 2025 में जो दूसरा संस्करण है यह भी सऊदी अरब के रियाद में ही आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है, तो जुलाई 8 से लेकर अगस्त 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब अभी इसका आयोजन किया जाने वाला है जुलाई अगस्त मंथ में। इसके पहले 2024 में भी सऊदी अरब के रियाद में यह आयोजित हो चुका है। तो यहां पर 8 जुलाई से 24 अगस्त तक यह आयोजित किया जाएगा 2025 में। ये डेट सही है, 24 अगस्त को इसका फाइनल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 24 ई स्पोर्ट्स यहां पर खेले जाएंगे ऑल ओवर। अगर हम देखें जैसे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सारे ई स्पोर्ट्स हैं, ऐसे गेम्स यहां पर खेले जाने वाले हैं। तो आयोजन कहां पर होगा? सऊदी अरब के रियाद में। और ग्लोबल एम्बेसडर कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट का निर्यात रोक दिया है? देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब दुर्लभ, आप धातु बोल लें, एलिमेंट बोल लें, जो कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। अभी तक हम ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट करते थे जापान को, जिसको अब भारत ने निर्यात रोक दिया है। देखिए, इसका निर्यात इसलिए रोका गया ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट को अब हम अपने देश में चीजों में यूज कर सके। अभी तक क्या था कि चलो एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि हम खुद कंज्यूमर कंट्री है ना, अधिकतर तो हम कंज्यूम ही करते, बनाते तो कम है। लेकिन अब आपने देखा है कि जो इंडिया का एक प्रोस्पेक्टिव है चीजों को लेकर, वो बदलता जा रहा है। तो अब हम कंज्यूमर से होते जा रहे हैं प्रोड्यूसर, क्रिएटर, सही है। तो अब जरूरत है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट हम जापान को दे देते थे, पूरा हम प्रोसेस करते थे, पूरा बना बनाया रेयर अर्थ एलिमेंट जमीन से निकाला, फिर उसको प्रोसेस किया कि किस चीज में कैसे यूज हो सकता है, फिर हम जापान को दे रहे हैं पूरा रेडी किया हुआ। तो अब भाई जब हम इतना कर ही रहे हैं तो जरूरी है कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट को हम अपने यहां पर यूज करें। बैलिस्टिक मिसाइल बना लो आप, सबमरीन बनाओ आप, कुछ भी बनाओ, मोबाइल बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी बनाओ, कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज किया जाता है। अभी कुछ समय पहले चाइना ने भी क्या किया है कि अपने यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को रोक दिया है। और अब इंडिया ने बोला है कि भाई हम जापान से जो हमारा एक एग्रीमेंट था, पहले एक पुराना एग्रीमेंट है 13 साल पुराना, उसको हमने सस्पेंड किया है। अब दोनों देश नेगोशिएशन करेंगे और फिर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया तो फाइनली इसको खत्म करने की इंडिया प्रयास करेगा या फिर बहुत ज्यादा लिमिटेड करेगा। भारत अपने रेयर अर्थ एलिमेंट को बचाना चाहता है और इसे भारत में ही अब यूज किया जाएगा। यह भारत सरकार ने डिसीजन लिया है। 17 प्रकार के ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट है, जैसे
बहुत सारे, मतलब 17 अलग अलग अगर हम देखें तो अलग अलग चीजों में भी यूज किए जाते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, चिप्स, ऐसी जगह पर इनको यूज किया जाता है। तो टर्बियम, स्कैंडियम, ऐसे काफी सारे 17 तरह के। दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट वर्तमान में हमको चाइना में देखने को मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं। और इंडिया भी अच्छा खासी मात्रा में निकालता है, पर हम अभी तक तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब जरूरत है कि हम इसको अपने काम में यूज करें। इंडिया और जापान के मध्य का जो एग्रीमेंट है वो 2012 का एग्रीमेंट है, जिसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है। भारत की जो संस्था है ना, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, ये रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालती है। आपको पता है 2024 में जापान में हमने 1000 मीट्रिक टन से अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट भेजा है। इसमें मुख्य रूप से नियोडाइमियम भी हमने भेजा है, जो कि काफी जगह पर यूज किया जाता है। अब इसको हम यूज करेंगे। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड की बात करें, भारत की एक पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग और माइनिंग का काम करती है, खनन का काम ये कंपनी करती है। मिनी रत्न का इसको दर्जा है, 1950 में स्थापित की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य के ध्रुवों की पहली बार सीधी इमेज कैप्चर की है। सोलर ऑर्बिटर मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सोलर ऑर्बिटर मिशन, इसने क्या किया कि पहली बार सूर्य के जो पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी पहली बार सीधी इमेज क्लिक की। ये जो मिशन है ये चलाया जा रहा है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। आपको पता है जो कोई भी सैटेलाइट होती है वो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ग्रह के इक्वेटर के इक्वेटर को राउंड करती है, इक्वेटर के ऑर्बिट में घूमती है। अब ये अगर पृथ्वी है और उसके इक्वेटर के आसपास घूम रही, एक अगर पोल की पिक्चर लेना तो उसको पोल टू पोल घूमना पड़ेगा, सही है। तो सोलर ऑर्बिटर, हालांकि ये पोल टू पोल नहीं घूमता है, लेकिन फिर भी इसने ध्रुवों की पहली बार सीधी इमेज को कैप्चर किया सूर्य की। ये जो मिशन है ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है। तो सूर्य के जो पोल हैं उनकी इसने तस्वीर भेजी है, दोनों पोल की तस्वीर भेजी है। यहां पर अगर हम देखें कि ये जरूरत क्यों है इसकी, तो सन के मैग्नेटिक पोल्स हर 11 साल में बदल जाते हैं। जब ये बदलाव होता है 11 साल में या बदलता रहता है समय के साथ, तो सन पर कई सारी एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सन स्पोर्ट्स बढ़ते घटते हैं, सन स्ट्रॉम आ जाते हैं, सूर्य के ऊपर तूफान आ जाते हैं। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि जो पोल है उसकी हमें परफेक्ट इमेज मिल पाए, ठीक है। तो इस इमेज को लिया है, अब सन के पोल की सीधी इमेज जब ली गई है तो सन के पोल्स की स्टडी करने में यहां पर मदद मिलेगी। अब तक इक्वेटर से ही इमेजेस ली जाती रही है, तो उससे ज्यादा फायदा होता नहीं था। इधर कोई सैटेलाइट है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि दो ध्रुव हैं, अब यहां से कोई इमेजेस ले रहा है तो इतना ज्यादा सटीक चीजें हमको पता नहीं चल पाती थी। अब डायरेक्ट इमेज ली है तो इससे हम आगे कुछ भी स्टडी कर पाएंगे, जो इंसान है वो स्टडी कर पाएगा, समझ पाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म आपके लिए निकल के आई है, एक सन स्पॉट, सूर्य के धब्बे होते हैं, काले धब्बे होते हैं, गहरे काले धब्बे। यहां से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, तो अपेक्षाकृत क्या होता है कि ये सूर्य के अदर जो प्लेस है वहां से कम इसका तापमान देखने को मिलता है, मतलब सूर्य का सबसे ठंडा हिस्सा ये सन स्पॉट होते हैं। ये 11 साल में घटते बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा सन स्टॉर्म की बात करें तो इसे सोलर तूफान कहा जाता है। सूर्य पर एनर्जी, लाइट और चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं जब तूफान आता है। इससे हमारी जो सैटेलाइट होती है पृथ्वी के आसपास वो भी नष्ट हो जाती है। हर साल हजारों सैटेलाइट जो एलन मस्क के उसकी नष्ट हो जाती है सोलर तूफान के कारण, खराब हो जाती है, इसलिए नई नई सैटेलाइट बार बार भेजनी पड़ती है। तो सोलर ऑर्बिटर मिशन एक सोलर मिशन है जो कि सूर्य की कक्षा के अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च की गई थी। इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा को संयुक्त रूप से। सूर्य की सतह, ध्रुवों और उसका जो मैग्नेटिक एरिया है उसकी स्टडी करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, 2026 तक ये वर्क करना था, लेकिन इसकी टाइमिंग बढ़ाकर 2030 तक की जा सकती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है।
23 देश इसके मेंबर हैं यूरोप के। 1975 में इसका गठन किया गया था और फ्रांस के पेरिस में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। वहीं पर नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है। रुद्रास्त्र क्या है? अगर हम रुद्रास्त्र की बात करें तो ये एक प्रकार के यूएवी ड्रोन से, है ना, एक प्रकार के ड्रोन से जिनका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इंडियन आर्मी ने। रुद्रास्त्र, यहां पर आप इसकी इमेज देखिए, आपको एरोप्लेन जैसे ये दिखाई देंगे, छोटे छोटे ड्रोन से, मानव रहित ड्रोन्स आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है, यूएवी ड्रोन्स। भारत का हाइब्रिड वेटॉल जिसे कहा जाता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब ये क्या होता है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग को समझें तो क्या होता है? एक तो होता है कि भाई जो हवाई पट्टियां होती है वहां से ड्रोन को लॉन्च किया गया, सही है, और वहीं पर उसने टेक ऑफ किया, वहीं से लैंड किया। एक होता है हवाई पट्टी नहीं है, हेलीकॉप्टर की तरह से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो ये होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो इस प्रकार का ये हाइब्रिड विटॉल एक प्रकार का ड्रोन है रुद्रास्त्र, जिसका सफल परीक्षण किया है इंडियन आर्मी ने। यह परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में, ठीक है। अगर हम इसकी दूरी तय करने की क्षमता देखें तो 170 किलोमीटर तक, है ना, यह दूरी तय कर सकता है। 1.5 घंटे तक यह लगातार उड़ सकता है। इसका इस्तेमाल भारत एक सटीक टारगेट को हिट करने के लिए करेगा इन फ्यूचर। तो इंडियन आर्मी ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो आपको समझ में आ ही गया है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के बारे में। यहां पर हम सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की बात करें जिसने इस ड्रोन को विकसित किया है, तो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और महाराष्ट्र के नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसके द्वारा शुरू किया गया? सभी को पता होगा, आपको काफी सुर्खियों में है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 मिशन को लॉन्च किया है ईरान ने। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है ईरान ने। आपको पता है कल के सेशन में मैंने आपको एक न्यूज बताई थी। हुआ यह था कि इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर कमांड है उस पर अटैक किया था। इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, और इजराइल ने धनाधन ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी ईरान पर। अब ईरान ने यहां पर रिटेलिएट किया और रिटेलिएट में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया है। ईरान ने 100-150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है इजराइल के शहरों पे। तेल अवीव में रात भर मतलब विस्फोट होते रहे। तो यह हमला किया है ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल पर। इससे पहले इजराइल ने जो ईरान है उसने इजराइल पर 2024 में भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 चलाए थे। यह ऑपरेशन 2024 में भी ईरान चला चुका है इजराइल पर, और अब रिटेलिएशन में इसका तीसरा वर्जन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने लॉन्च किया है इजराइल के खिलाफ। तो आपको समझ में आ गया कि इजराइल ने भी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत सारे जो उसके न्यूक्लियर कमांड थे ईरान के, उस पर डायरेक्ट अटैक किया था मिसाइल से, ड्रोन से, जिसमें ईरान के एक तो आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बघेरी का निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। और इसके जवाब में अब ईरान ने भी मिसाइल दागना शुरू किया है। आपको पता है यहां पर एक न्यूज और आ रही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर कमांड पर इजराइल ने आक्रमण किया है उसमें नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ये डिस्ट्रॉय हो गई है ईरान की, और यहां से रेडिएशन लीक हुआ है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ है राफेल ग्रोसी, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यह इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन लीक हो रहा है। अब ये कितनी मात्रा में हो रहा है, कितना बड़ा खतरा है, अभी तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर भाई रेडिएशन लीक हो रहा है। अगर हम न्यूक्लियर फैसिलिटी देखें ईरान की, तो एक तो नतांज देखने को मिलती है, फोर्डो देखने को मिलती है, खोंदाब और कोरामाबाद, ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की। सभी पर अटैक किया था इजराइल ने। इसमें से नतांज के बारे में पता चल रहा है कि यहां से रेडिएशन लीक हो रहा है।
ठीक है, तो नतांज ईरान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यहाँ से रेडिएशन लीक हुआ है। और ठीक है, तो बम बना रहा था ये ईरान इस पर, तो इजराइल को यही शक था कि ये न्यूक्लियर अगर बम बना लेता है तो भाई हमको दिक्कत आएगी, तो उसने पहले ही अटैक कर दिया। ईरान एक वेस्ट एशिया का देश है, पश्चिमी एशिया, प्राचीन काल में फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तेहरान कैपिटल है, रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। अली खामेनेई सुप्रीम लीडर है और प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान ईरान के। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस यह हर साल मनाया जाता है 17 जून को। उद्देश्य नाम से आपको समझ में आ जाएगा, जो बंजर भूमि बनने से रोकना, रेगिस्तानी क्षेत्र डेवलप होने से रोकना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना और इसे रोकना, इसके प्रति लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ का मुख्य उद्देश्य है। सही है, पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे 1995 में शुरू किया गया था, तब से हर साल 17 जून को यह मनाया जा रहा है। 2025 में रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज इस डे की थीम है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने 2010 से लेकर 2020 तक को यूनाइटेड नेशन डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ डिकेड के रूप में घोषित किया था। तो यह दशक 2010 से 2020 तक मनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, योगा कनेक्ट ग्लोबल समिट कहां आयोजित की गई? योगा कनेक्ट ग्लोबल समिट, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। अब देखिए, आपको पता है 21 जून को विश्व योग दिवस है, तो उसकी ही तैयारियों के रूप में योगा कनेक्ट ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। आयोजन किया है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। उद्देश्य क्या है? योग के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना और इंटरनेशनल योगा डे के पहले कार्यक्रम को आयोजित करना, सभी को जितने भी लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए। 1000 से ज्यादा इंडिया और फॉरेन के लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया योगा कनेक्ट ग्लोबल समिट में। आयोजन हुआ है नई दिल्ली। यहां पर योगा डे की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। 2025 में 11वां योगा दिवस मनाया जाएगा, वर्ल्ड योग डे 21 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में इसे मान्यता दी थी और पहली बार 2014 में मान्यता दी थी और पहली बार ये 2015 में मनाया गया। हर साल योगा डे पर एक मेन आयोजन किया जाता है ना, जहां पर कोई हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं या तो पीएम, गृह मंत्री, कोई भी पार्टिसिपेट करता है। तो इस बार योगा डे का जो मेन कार्यक्रम आयोजित होगा वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करेंगे। पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया। 2025 में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इंटरनेशनल योगा डे या वर्ल्ड योगा डे की थीम है। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। यहां पर 16 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, चलिए, हाल ही में विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया। ये किस राज्य के फॉर्मर सीएम थे? तो गुजरात के फॉर्मर सीएम थे विजय रूपाणी। जीडीपी की गणना के लिए नया बेस ईयर क्या होगा? 2022-23 नया बेस ईयर जीडीपी की गणना के लिए। 78th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानद लेपर्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? अलेक्जेंडर पेन को। क्रॉपिक पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो क्रॉपिक इनिशिएटिव को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसके द्वारा शुरू किया गया? इसे शुरू किया था इजराइल ने, अभी हमने बात की। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? इसे विकसित किया डीआरडीओ ने। कश्मीर इंसर्जेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक को लिखा है कर्नल योगिंदर कंधारी, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में आयोजित की गई? तो इंडिया और यूएसए की वायुसेना के मध्य में
पहली बार इसे आयोजित किया गया? हाल ही में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। और जून 2025 में निकोलस पूरन ने संन्यास लिया है, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? निकोलस पूरन की बात करें, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ओके, ठीक है। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो ये मार्स है। सांप में जहर बनाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है वेनम ग्लैंड। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ये तीनों क्वेश्चन सिंपल थे, हमारे आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला क्वेश्चन, बिरबल के बचपन का नाम क्या था? और लाइट डॉपलर प्रभाव किस घटना का परिणाम है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।